दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही सारगर्भित और वर्तमान समय में बहुत ही चर्चित विषय है। वह है भारत में बैंकों का विलय और उसका इतिहास। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के और बहुत से निजी क्षेत्र के बैंकों का आपस में विलय हुआ है और सरकार ने बैंकों की वित्तीय स्थिति को सही करने के लिए उनको आपस में विलय किया गया है उनका। तो इसके पीछे क्या इतिहास रहा है और इसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, आज हम इस विषय पर जो है चर्चा करेंगे। अ, इसके आधार पे हमारे बैंक कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे, ये भी बहुत रोचक विषय है जिस पे बात करनी आवश्यक है। इस टेबल के माध्यम से हम स्ट्रेंथ इन नंबर्स को देख सकते हैं भारत में, कि रिसेंटली जो मर्जर हुए हैं भारत में रिसेंटली, वो उसके आधार पे जो है हम इस टेबल के माध्यम से ये देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मर्जर हम जिसकी बात रिसेंटली करते हैं वो एसबीआई ग्रुप के साथ मर्जर था। फिर हमारा पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक का मर्जर था। फिर कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर था। फिर यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर था। फिर इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर रहा। मित्रों, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश के बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदल डाली। पहले 14, फिर 1980 में कुछ और निजी बैंकों का सरकारीकरण कर दिया गया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंकों के अधिग्रहण के बाद भारत के सुदूर गांवों और लोगों तक बैंकिंग व्यवस्था की पहुंच बढ़ गई और लोगों को बचत और सरकारी राहत का एक मजबूत और भरोसेमंद तंत्र मिला। लेकिन अब यही सरकारी बैंक वर्तमान समय में परेशानी से जूझ रहे हैं। दिसंबर 17 तक इन भारतीय बैंकों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो चुका है, जो सरकारी बैंकों की कमर तोड़ रहा है। एनपीए की वजह से बैंकों का घाटा भी बढ़ रहा है। दूसरी समस्या परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट की भी है, जो घटने का नाम नहीं ले रही है और सेवाओं पर बैंकों का मार्जिन भी लगातार कम हो रहा है। हम जानते हैं कि बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए बैंकों की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनसे उनको उबारा जाना आवश्यक है। इसी के चलते सरकार इस तरह के विलय के रास्ते अपना रही है। पहले सबसे पहले एसबीआई और उसके सहयोगी बैंकों का विलय का एक बड़ा कदम रखा गया। इसी कड़ी में अब सरकार कुछ और बड़े बैंकों का विलय कर चुकी है और इससे जो है सरकार ये उम्मीद कर रही है कि बैंकिंग व्यवस्था की जो सूरत है वो बदलेगी और बैंक जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कुछ बैंक लगातार घाटे में हैं। इसका इलाज दो हैं, या तो इन्हें बंद कर दिया जाए या फिर इनका एक दूसरे से विलय कर दिया जाए। सरकार का विचार है कि घाटे में चल रहे बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मिलाने से हालत सुधर सकते हैं। वर्तमान में इसकी काफ़ी चर्चा की गई है। 30 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कुछ बैंकों का आपस में विलय करने का निर्णय लिया है, जिसके फलस्वरूप देश में मात्र 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। 2017 में यह संख्या 27 हुआ करती थी। अब सबसे पहले देखें कि अब तक जो किस में विलय हुआ है रिसेंटली, तो ऊपर टेबल से भी हमने ये देखा था। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक
आपस में मिल जाएंगे और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिला दिया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक में मिल जाएगा। तो ये जो है मर्जर हुए हैं अभी वर्तमान समय में। विलय और अधिग्रहण बीते कुछ वर्षों से पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा है। छोटे या घाटे में चल रहे संस्थानों का आपस में विलय या उनका बड़े संस्थानों में विलय करना दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में होता आया है। खासकर बैंकिंग क्षेत्र में यह कोई नया विचार नहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जर्मनी में डूबे हुए कर्ज के चलते घाटे में आए बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया था। भारत भी यह प्रक्रिया वर्षों से अपनाई जा रही है। भारत में भारतीय बैंक संघ के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1985 से अब तक छोटे बड़े 49 विलय हो चुके हैं। इन विलयों के जो महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो निम्नानुसार हैं। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और महिला बैंक का विलय एसबीआई में हो गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में हुआ। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में हुआ। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच विलय हुआ। 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय हुआ। इसे दो राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय भी कहा जाता है। 1993-94 का पीएनबी और न्यू इंडिया बैंक का जो विलय है वो दो राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय कहा जाता है भारत में। छोटे स्तर पर बैंकों के कई विलय हुए। इसमें हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ। काशीनाथ स्टेट बैंक का एसबीआई में विलय हुआ। बनारस स्टेट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। एचडीएफसी की ओर से सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब में अधिग्रहण किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आईएनजी वैश्य बैंक का विलय आदि कई महत्वपूर्ण उदाहरण भारतीय संदर्भ में हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हम बात करते हैं। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 21 बैंक हैं। बैंकिंग सेक्टर का कुल एनपीए यानी डूब चुके कर्ज में इन बैंकों की हिस्सेदारी 90% है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। वित्त वर्ष 17-18 के दौरान भारतीय बैंकों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ करने पड़े। राइट ऑफ का मतलब है कि इन बैंकों ने मान लिया कि अब ये लोन रिकवर नहीं हो पाएंगे। इस दौरान देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई को 40,196 करोड़ रुपए राइट ऑफ करने पड़े। तो ये वर्तमान में भारत के सार्वजनिक बैंकों की वित्तीय स्थिति के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में बात हमने की है। अब बात करते हैं कि बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत दायरे में भारत सरकार लाई है। तो ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या है? पीसीए का पूरा फुल फॉर्म है प्रमोट करेक्टिव एक्शन। बैंकों के 2017-18 के वित्तीय नतीजे आने के बाद इन बैंकों की परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इसके
अलावा बढ़ते घाटे और डूबे कर्ज की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से 11 बैंक पीसीए के दायरे में आए हैं। तो पीसीए का एक जो दायरा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार इन बैंकों को लाई है, इस दायरे में आने के बाद बैंकों को कुछ शर्तें लगाई गई हैं। ये शर्तें क्या हैं? ये बैंक शाखा का विस्तार नहीं कर सकते, आरबीआई इनको लाभांश भुगतान डिविडेंड पेमेंट करने से रोक सकता है, इन बैंकों द्वारा लोन लेने देने पर भी आरबीआई के द्वारा कई शर्तें लगाई जा सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों के एकीकरण, पुनर्गठन और बंद करने की कार्रवाई कर सकता है। आरबीआई इन बैंकों के प्रबंधन के मुआवजे और निदेशकों की फीस का पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क पीसीए फ्रेमवर्क के उपबंध 1 अप्रैल 2017 से लागू किए गए। लागू होने के 3 वर्ष बाद इस फ्रेमवर्क की समीक्षा होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही में 3,102 करोड़ रुपए का कुल घाटा हुआ था और 2017-18 की तिमाही की तुलना में एनपीए 190% बढ़ा। ये वित्तीय स्थिति है बैंकों की। आईडीबीआई बैंक की देखिए स्थिति लिखी हुई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंकों की स्थिति है। अब बात करते हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक बैंक्स। देश में 1980 से 2000 के बीच 10 नए निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया। इसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और सेवाओं में सुधार का माहौल बना। प्राइवेट बैंकों के साथ एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट आदि जैसी सुविधाएं भी बाजार में आई। इसका असर सरकारी बैंकों के कामकाज पर भी पड़ा और उनके कामकाज करने के तरीके में बुनियादी बदलाव आए। अभी देश में 21 सार्वजनिक बैंक और 22 निजी विद्यमान जो बैंक हैं, इसके अलावा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देश के मौजूदा बैंकिंग बाजार में 70% सरकारी बैंकों का कब्जा है। प्राइवेट बैंक्स के प्रतिस्पर्धा में आने के चलते बैंकिंग सेक्टर में खर्च और मुनाफे के बीच की जो दूरी है वो लगातार कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम सरकारी बैंकों को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट बैंकों पर प्रति कर्मचारी मुनाफा 10 से 12% है, जबकि सरकारी बैंकों के मामले में यह केवल 5.5 से 7% के बीच ही होता है। देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों को में कुल मिला के 10 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों बैंक कर्मचारी निजी क्षेत्र में चले गए। कर्ज देने के मामले में भी सरकारी बैंकों की विकास दर निजी क्षेत्रों के बैंकों से कम है। मार्च 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों की कर्ज देने की दर में केवल 0.6% की वृद्धि हुई, जबकि प्राइवेट बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ रेट मार्च 2017 में 17.1% थी। तो इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि भारत में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो सरकारी बैंकों को किस प्रकार से टक्कर दे रहे हैं। बैंक डिपॉजिट्स के मामले में निजी बैंक आगे रहे हैं। मार्च 17 में सरकारी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट 6.5%, जबकि प्राइवेट बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रेट 19.6% रही। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि निजी क्षेत्र के बैंक भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में आगे बढ़ रहे हैं।
अब बैंकों के जो विलय हो रहे हैं उसका फायदे होंगे, उस पे हम चर्चा करते हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाला समय में बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बैंकों का बाजार में टिके रह पाना आसान नहीं होगा। बैंक विलय का एक फ़ायदा प्रबंधन खर्च में कमी है। इससे बैंकों के निदेशक समेत ऊपर के स्तर पर प्रबंधों से जुड़े लोगों की संख्या घट जाएगी। बैंकों के विलय के प्रस्तावित बैंक में सरप्लस एम्प्लॉयज़ की संख्या कम की जा सकती है। एक दूसरे के संसाधनों के इस्तेमाल किया जा सकता है। परिसंपत्तियों से होने वाली साझा आय बैंकों के घाटे को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। जानकारों का मानना है कि यदि कोई बैंक लगातार घाटे में है तो उसका किसी अन्य बैंक में विलय होना आवश्यक है। अगर यदि कदम नहीं उठाए जाते तो दीर्घकाल में एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब इससे लाभ क्या होंगे विलय से? सबसे पहले बैंकों के लिए जो लाभ हैं उसकी बात करते हैं। बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने और कार्यक्षमता के स्वीकार्य स्तर पर जाकर नवाचारी उत्पादों एवं सेवाओं को उपलब्ध करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुधार है जिसके चलते निजी क्षेत्र के बैंकों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वो टक्कर दे सकते हैं। दूसरा, कुछ सरकारी बैंक देश के एक निश्चित भूभाग में ही सक्रिय हैं। इनका विलय होने से ये अपनी पहुंच को अन्य क्षेत्रों में विस्तार दे सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है। हाँ, बड़ा हो जाने पर सरकारी बैंक अधिक से अधिक उत्पाद और सेवाएं देने में समर्थ हो सकते हैं। विलय से व्यावसायिक मानकों में सुधार हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी आपस में बहुत नकारात्मक प्रतिस्पर्धा रहती है। विलय होने से यह आपस में जो प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक बैंकों की है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। बड़े बड़े बैंक होने से भारत के बैंकों को विश्व बाजार में अधिक पहचान और अच्छी रेटिंग मिलने की संभावना भी इसे जताई जा रही है। बैंकों के बीच में होने वाले लेन देन की मात्रा घट जाएगी, जिस कारण क्लियरेंस और लेखा सामंजस्य में समय की बचत होगी। विलय होने से बैंकों के जो दैनिक कार्यों में बोर्ड के सदस्यों के अनावश्यक हस्तक्षेप में काफ़ी हद तक कमी आएगी। विलय के पश्चात बैंक कर्मियों की मोल भाव की शक्ति बढ़ जाएगी। बैंक कर्मी भविष्य में बेहतर वेतन और सेवा शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों में कर्मियों को मिलने वाले लाभ और सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। विलय होने से यह जो डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, वो काफ़ी हद तक दूर होने की संभावना है। अब अपन आगे चर्चा करें कि इससे अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा। हमने बैंकिंग फ़ायदे की तो बात करी। अर्थव्यवस्था पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं वो हैं व्यवसाय के संचालन की लागत में कमी आएगी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है ये कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगी आपस में मर्जर करने से। दूसरा, तकनीकी अकुशलता में कमी आएगी, जिसके चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों से आपस में टक्कर दे पाएंगे। तीसरा, विलय से देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की कार्यप्रणाली के साथ साथ समस्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली सशक्त होगी। चौथा, बैंकों विलय होने से बैंक अपनी अल्पावधि तथा दीर्घावधि तरलता की समस्या सरलतापूर्वक व्यवस्थित कर सकते हैं। विलय होने से बनने वाले बड़े बैंक की बचत बढ़ेगी और उसमें लाभ में भी वृद्धि होगी। विलय के कारण सीएमडी, ईडी,
जीएम और जोनल मैनेजर के कई पद समाप्त हो जाएंगे। इससे लागत घटेगी, ग्राहकों को एक ही बैंक से कई प्रकार के उत्पाद कम दाम पर उपलब्ध होंगे और विलय से जोखिम प्रबंधन में भी लाभ होगा। ये है अर्थव्यवस्था पर विलय से पड़ने वाले प्रभाव। अब बात करते हैं सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी देने का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। दूसरा, बेसल थर्ड के कठोर मानदंडों, विशेषकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तीसरा, बैंक कम होंगे तो सरकार को उन पर नियंत्रण रखने और उनका अनुश्रवण करने में आसानी रहेगी, फॉलो अप करने में आसानी रहेगी। बैंकों के विलय से जुड़ी कुछ परेशानियां, चिंताएं भी एक्सपर्ट लोगों ने बताई हैं कि बैंकों और उनके संघों के शीर्षस्थ व्यक्तियों के जो सामंजस्य की समस्या इससे पैदा हो सकती है। दूसरा, विलय के कारण कई शाखाओं और एटीएम तथा नियंत्रक कार्यालयों को या तो बंद करना होगा या उन्हें स्थानांतरित करना पड़ेगा। विलय के कारण कई कर्मी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे और नई बहाली या तो रोक दी जाएगी या कमी कर दी जाएगी। इसके फलस्वरूप कई नौकरियां जा सकती है, जिस कारण विधि व्यवस्था की समस्या तो होगी ही, समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हर बैंक की अपनी एक कार्य संस्कृति होती है। विलय से इन संस्कृतियों में आपस में टकराव हो सकता है। यदि कोई बड़ा बैंक घाटे में होता है तो बैंकिंग उद्योग को भी उतना ही बड़ा धक्का लग सकता है। तो ये हमने बात की कि बैंकों के जो विलय की वजह से